अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, केसे की इंपॉर्टेंस, इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं सुने तो जाकर सुन लीजिएगा। अब ये वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कंसेप्टिव है और ये मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन रिलेट करते हैं लीस्ट एलियर प्रिंसिपल से। मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, जो आज हमने डिस्कस करने हैं, ये लीस्ट एलियर प्रिंसिपल से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास अगर आज के इस लेक्चर में पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पास पेपर में आ चुका है वो देखा जाए, वो है व्हाट इज केएफ एंड केएन इन रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन वाला जाके लेक्चर सुने, चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर जाकर लॉ ऑफ मास एक्शन वाला लेक्चर सुनेंगे तो वहां पे केएफ एंड केआर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने किया हुआ है। केएफ यह है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। केएफ क्या है, हमारे पास है केएफ इज कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, जिस तरह आप अगर रिएक्शन करवाते थे, एक ए और बी को आपसे मिलाते थे, रिएक्टेंट को मिलाते थे, इनके मिलने से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता था सी और डी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन देखा जाए तो ए और बी मिलके आगे हमारे पास क्या बनाते थे, सी और डी। हम वहां पे लिखते थे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। जितनी मिकदार ए और बी की ज्यादा होगी, आगे की तरफ जाने वाला रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ जाना रिएक्शन, बस जिसमें रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट बने, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। इसको क्या नाम यूज कर रहे होते हैं, हम फॉरवर्ड का नाम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वलिटी में चेंज करूं तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये जो है के एफ, ये कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि मैंने यहां पे यूज किया हुआ। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं के आर की। नेक्स्ट क्या है, के आर। अब के आर क्या है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है, रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो पीछे की तरफ जब रिएक्शन आएगा तो सी और डी मिलेंगे, ए और बी बने, मतलब पीछे की तरफ रिएक्शन आना है। पीछे की तरफ हमारे पास इस तरह रिएक्शन आ सकता है कि हमारे पास क्या करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इक्वलिटी में इसको चेंज करूं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी। और ये वाला जो के आर है रेट, ये कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो ये था हमारे पास के एफ क्या है, के आर क्या है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाई डू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन। क्यों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस टू इक्विलिब्रियम। मतलब जब रिवर्सिबल रिएक्शन आगे की तरफ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे ऐसे स्लो हो जाता है। रीजन बताएं, रीजन क्या है, जरा गौर कीजिएगा। मैं सपोज करता हूं एक रिएक्शन स्टार्ट करवाता हूं जिसमें रिएक्टेंट मिलके हमारे पास बनाना है प्रोडक्ट। मैं शुरू में 100 रिएक्टेंट लेता हूं, उस वक्त प्रोडक्ट 0 होगा। जब रिएक्टेंट 90 रह जाएंगे तो प्रोडक्ट 10 बन जाएंगे। ये रिएक्शन अभी आगे की तरफ जा रहा है। जब ये 80 रह जाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास 20 बन जाएंगे। जब ये 70 रह जाएंगे प्रोडक्ट 30 बन जाएंगे। जब ये 60 रह जाएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास 40 रह जाएंगे। मैं सपोज करता हूं इसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। 60 और ये 40 हमारे पास सेम रहना शुरू होता है, ये इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब ना लॉ ऑफ मास एक्शन पता क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा। मतलब इस बंदे ने सिंपल सी बात कही थी। चलो जी, अब यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं कोशिश करूंगा उसी लिहाज से दूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के क्या मुताबिक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मैं सिंपल बात लिखूँ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। सही है, मतलब मैं कहता हूं दो तरह के मैंने रिएक्टेंट लिए, एक में रिएक्टेंट मैंने कम ले लिया, सही है, अब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे ये सपोज कर तो ज्यादा रिएक्टेंट ले लिया, यहाँ पे रेट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा रिएक्शन, और यहाँ मैंने रिएक्टेंट ले लिए कम, रिएक्टेंट ले लिए कम, अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रिएक्शन की जो स्पीड होगी ये यहाँ पे कम होगी। अब सेम बात यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं हम रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट ऐसा ऐसा प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जिस तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम होगा। और इसी चीज को हम यहां पे लिखने वाले हैं, ठीक है क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इज डिक्रीज्ड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, एंड दैट्स वाई, इसी वजह से दैट्स वाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ जाने वाला जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज आल्सो डिक्रीज, आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाती है। ले जी, ये इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर है, सही है। पहले हमने एक हवाला दिया लॉ ऑफ मास एक्शन का, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दिया कि एक्चुअल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट है, व्हाट इज केसी एंड केपी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अच्छा, एक बात याद रखिए, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस के मुताबिक लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, उस लेक्चर को एक दफा जाकर सुन लीजिएगा। ये 10th क्लास का बेसिकली टॉपिक है, सही, जिसमें प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, सही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये प्लेलिस्ट होगी चैप्टर नंबर 8 की, वहां पर जाके इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को आप सुन लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास केसी क्या है और केपी क्या है। अच्छा, याद रखिएगा, केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, मिकदार के लिहाज से, सही। केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी शय की मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन के हवाले से अगर हम किसी भी चीज को लिखते हैं वो होगा केसी। अगर सपोज करो हमारे पास कोई गैस है, दो गैसें मिलती हैं, अगर दो नई गैसें बनती है, जिस तरह यहाँ पे ये दो गैसें मिल रही हैं, आगे नई गैस बन रही है, तो यहाँ पे अगर आप केसी लिखना चाहें तो प्रेशर की टर्म में केसी को लिखा जा सकता है, सही है। अगर हम प्रेशर की टर्म में केसी लिखें तो उसको हम कहेंगे केपी, सही है। उसको क्या कहेंगे, केपी। केपी क्या है जी हमारे पास, केपी इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ, किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हमारे पास केपी आ जाता है। चलो जी, अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, केसी में और केपी में। अगर रिलेशनशिप की बात किया तो बच्चे याद रखिए, केपी बराबर होता है के सी आर टी रेज टू पावर डेल एन।
यहां पे आर क्या है, टी क्या है, डेल एन क्या है, के पी और के सी का तो हमने बात कर ली। वेयर यहां पर क्या है जी हमारे पास, वेयर आर जो है यह है चैप्टर 3 में पढ़ा होगा जनरल गैस कांस्टेंट। ये क्या हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है हमारे पास टेम्परेचर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेल एन क्या है, डिफरेंस बिटवीन, मैं सिंपल सी बात बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स के दरमियान में फर्क है, सही है। अगर मैं यहां पे देखूं तो एन डेल एन निकालना चाहूं तो इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है 2 मोल, रिएक्टेंट क्या है 2 और 1 3 मोल, तो आंसर आएगा -1। प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, ये हमारे पास आएगा डेल एन, सही है। तो ये हो गया जी हमारे पास के सी क्या है, के पी क्या है और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप में सिर्फ आपने ये इक्वेशन लिखनी होती है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल एन। आर क्या है, टी क्या है, डेल एन क्या, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वाली इक्वेशन यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं, सही। और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है हमने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास क्या है जी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। बच्चे याद रखिए ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम 5 पढ़ने लगे हैं, ये पांचों के पांचों शॉर्ट क्वेश्चन लीस्ट टेलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। अब लीस्ट टेलियर प्रिंसिपल ने एक सादा सी बात कही थी, उसने कहा था कि अगर हम एक इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस को अप्लाई करें तो आपका सिस्टम इस तरह अमल करेगा कि उसको स्ट्रेस मिनिमम से मिनिमम हो जाए। अब बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहां पर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही है। अच्छा, अब ना आपने ये देखना है कि आपके पास रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। और जितने भी हमने यहाँ पे बातें की हुई ये सारे गैसेज हैं, गैस मिल रही है और आगे गैसेज ही बन रही हैं, ठीक है। 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी कर लेते हैं। पहली यह है कि रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल सेम हो। अगर इसका भी मोल 2 है, इसके भी मोल 2 है, दोनों सेम है, तो यहां पे अगर हम गैस को दबाएं या फैलाएं, मतलब गैस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करें या ना करें, इससे कोई इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा या रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा। फर्क उसी वक्त पड़ता है जब रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफरेंट हो। सपोज करता हूं, पर अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे मोल कम है या गैस की मिकदार कम है और प्रोडक्ट वाली साइड में गैस की मिकदार ज्यादा है, तो यहां पे क्या होने वाला है, देखो यहां पे देखो रिएक्टेंट के वॉल्यूम कम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि जब गैस ज्यादा होगी यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है। जब मोल्स कम या गैस की मिकदार कम होगी उसका वॉल्यूम भी कम होगा, जब गैस की मिकदार ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अगर मैं यहां पे प्रेशर बढ़ाऊं, पहली पॉसिबिलिटी, अगर प्रेशर बढ़ाता हूं तो ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज समझ आएगी तो अगले वाली सारी की सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास ये वाला सिस्टम है, प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाने से जब प्रेशर गैस को दबाएंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम हो जाएगा कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम किस साइड पे, इस साइड पे, तो आपका रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, कम वॉल्यूम की तरफ आएगा, सही है। मतलब इस सिचुएशन में रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा से वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, कम की तरफ जाएगा। चलो जी, अगर प्रेशर कम कर दूं तो वॉल्यूम जाएगा बढ़, अगर प्रेशर कम करूं वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जितने मोल गैस के ज्यादा होंगे अगर वहां प्रेशर कम कर दे तो डायरेक्शन रिएक्शन की आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेंगे, इन एग्जाम्पल से आप इसको समझ लोगे कि ये जो बातें मैंने कही हैं इन बातों का मतलब क्या है। चलिए अब इस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज।
वॉल्यूम में तब्दीली का क्या फर्क पड़ेगा ऑन द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। पहले वाले नंबर पे मैं ए को एक्सप्लेन करूंगा। PCl5 विल गिव अस PCl3 प्लस Cl2। यहां पे चेक करो, रिएक्टेंट के 1 मोल है PCl5 और प्रोडक्ट के 2 मोल है। एक इसका है, एक इसका है। प्रोडक्ट के 2 मोल। पहले यही लिखूंगा, इन दिस इक्वेशन, in this equation the number of moles of reactant, the number of moles of reactant is 1 and number of mole of reactant 1 है and number of moles of product, moles of प्रोडक्ट इज 2 और प्रोडक्ट के मोल 2 है। अब इसमें अगर मैं वॉल्यूम गैस का क्या करूं, वॉल्यूम बढ़ाऊं तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साइड पे मोल ज्यादा है, मोल ज्यादा है तो इसका मतलब उस साइड पे वॉल्यूम ज्यादा होगा। जितने मोल मिकदार गैस के ज्यादा होगी ना, गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जाएगा आगे की तरफ, अगर वॉल्यूम कम करते तो रिएक्शन आएगा पीछे की तरफ। सिंपल सी बात, सही है। व्हेन वी इंक्रीज वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर कम करते तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉरी, वॉल्यूम ये बॉयल्स रहा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम जाएगा बढ़, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। एंड इसका वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा का मतलब होता है बिल्कुल उलट। बिल्कुल उलट क्या है, अगर हमने यहां पे कहा इंक्रीज वॉल्यूम, अगर हम व्हेन वी डिक्रीज वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग जगह इंक्रीजिंग प्रेशर देन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड की जगह पे रिवर्स है। मतलब ये वाले अल्फाज चेंज हो जाएंगे। अगर आप ये वाले दूसरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो भी सही है, सही मतलब वाइस वर्सा एक वर्ड लिखने से आपकी ऊपर वाले टोटल स्टेटमेंट को उल्ट बन जाता है, सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी मुमकिन है। तो ठीक हो गया। अब अगले नंबर पे आओ। अगले नंबर पे हमारे पास सेकंड रिएक्शन कौन सा है? सेकंड रिएक्शन है हमारे पास डी वाला, 2SO2 प्लस O2 विल गिव अस 2SO3। अब इस रिएक्शन में चेक करो, रिएक्टेंट के मोल है 3, प्रोडक्ट के मोल है 2, मतलब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा, इस साइड पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, इस साइड का वॉल्यूम कम है। अगर हम रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ाएं तो रिएक्शन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर कम करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सही, यही बात हम यहां पे लिखेंगे। इन दिस इक्वेशन, द नंबर ऑफ moles of reactant is 2 और 1 3 and number of moles of product is 2। सही है। अब अगर मैं यहां पे वॉल्यूम कम, चलो जब अगर वॉल्यूम कम करता हूं, व्हेन वी डिक्रीज वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग बढ़ाने से, अगर हम वॉल्यूम को कम कर दे प्रेशर को बढ़ाकर, देखो आपका रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, इस साइड पे मोल है ज्यादा, इस साइड मोल है कम, इस साइड मोल कम है तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम होगा कम, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा जिस साइड पे कम होगा वॉल्यूम। क्योंकि हमने यहां पे क्या किया, प्रेशर
बढ़ा के वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम जिस साइड पे कम होगा रिएक्टेंट वाली साइड पे कम होगा वॉल्यूम, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे रिएक्शन आएगा। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है तो प्रोडक्ट वाली साइड की तरफ रिएक्शन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, देन रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये था जी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन को एक्सप्लेन किया सही, एंड वाइस वर्सा। इसके आगे भी लिख लो एंड वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल उल्ट भी हो सकता है। जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने मोल है, रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने मोल है। अगर हम प्रेशर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो आपका रिएक्शन किस साइड की तरफ जाएगा, आपका रिएक्शन किस साइड की तरफ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज चेंज ऑफ प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। आपने ये बताना कि ये हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन है, अमोनिया फॉर्मेशन में अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, सॉरी, हाउ शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन किस साइड पे शिफ्ट होगी, सही है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इन टर्म ऑफ केसी एक्सप्रेशन, तो आपको यहां पे वजाहत कर सकता हूं कि प्रेशर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। याद रखिए एक वर्ड है इक्विलिब्रियम पोजीशन, सही है, और एक वर्ड है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए फिक्स है, हर रिएक्शन के लिए फिक्स है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास क्या होगा कि N2 और H2, रिएक्टेंट वाली साइड पे टोटल मोल कितने हैं, एक इसका है, तीन इसके हैं, 4 मोल है। और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने मोल है जी, 2। इन अमोनिया फॉर्मेशन, इन अमोनिया फॉर्मेशन द नंबर ऑफ मोल ऑफ reactant is 4 and number of moles of product is 2। रिएक्टेंट के मोल 4 है, प्रोडक्ट के मोल 2 है। तो अब देखो रिएक्टेंट वाली साइड में ज्यादा मोल तो मतलब इस साइड में ज्यादा वॉल्यूम होगा, प्रोडक्ट वाली साइड में कम मोल तो इस साइड में कम वॉल्यूम होगा। अगर मैं वॉल्यूम को कम करूं तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। से और यही बात मैंने यहां पे लिखनी है, यही बात मैं यहां पे लिखूंगा। चलिए जी, अब यही बात मैं यहां पे किस तरह लिखूंगा कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज, तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कम वॉल्यूम की तरफ। कम वॉल्यूम यहां प्रोडक्ट में साइड में तो इस साइड की तरफ जाएगा, सही है। देन वॉल्यूम इज डिक्रीज, so the reaction will move in forward direction, सही। तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब हम प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को कम करेंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल उल्ट भी है, एंड वाइस वर्सा। अब यहां पे जब हम अमोनिया बना रहे होते हैं उस वक्त जो प्रेशर रखते हैं वो तकरीबन 200 से लेकर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखते हैं। इन अमोनिया फॉर्मेशन मतलब हाई प्रेशर रखते हैं। इन अमोनिया फॉर्मेशन द प्रेशर
द प्रेशर शुड बी 200 to 300 atm। 200 से लेकर 300 एटमोसफेयर प्रेशर हम रख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट प्रेशर है, मतलब नॉर्मल हवा के प्रेशर से 200 गुना या 300 गुना ज़्यादा प्रेशर रख के हम अमोनिया को बना रहे होते हैं। ले लीजिए बात होगी। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5? मतलब हमारे पास PCl5 है, PCl5 जब टूटेगा, देखो जब PCl5 टूटेगा तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनाएगा। जब PCl5 टूटेगा तो हमारे पास बनेगा PCl3 प्लस Cl2। देखो रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 और प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम होगा कम। प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल है तो वॉल्यूम होगा ज्यादा। सही है। आपने ये देखना क्या करना है, आपने इंक्रीज प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा। जब पीछे की तरफ आएगा तो डीकंपोजिशन, जो PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 बना रहा था, ये दोबारा फिर मिलेंगे और हमारे पास PCl5 बन जाएगा। मतलब डीकंपोजिशन PCl5 की कम हो जाएगी प्रेशर के बढ़ाने से डीकंपोजिशन PCl5 कम हो जाएगी। और यही बात हम यहां लिखने वाले हैं। इन डीकंपोजिशन of PCl5 PCl3 अब कॉमन लगा लें, लाजमी कॉमन लगा लें। PCl3 एंड Cl2 इज प्रोड्यूस। तो ये दो चीजें पैदा हो रही होती हैं। अब हम मोल की बात करेंगे। द नंबर ऑफ moles of reactant is less than, तो इस तरह आप कर लेते हैं, less than the product। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है ये कम है, क्योंकि ये 1 है ये 2 है प्रोडक्ट वाली साइड में, ये कम है किसकी निस्बत, प्रोडक्ट की निस्बत। सो हमारे पास क्या है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा और डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी। When we increase pressure, जब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इज डिक्रीज, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो गया एंड रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन कर लो, रिवर्स डायरेक्शन एंड डिकम्पोजिशन डिक्रीज decomposition of gas decrease, डिकम्पोजिशन कम हो जाएगी। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया हम बना रहे हैं ना, सही, अमोनिया सिंथेसिस N2 + 3H2 2NH3। कहते जी आप इसके लिए बता दीजिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर कितना रखते हो, प्रेशर कितना रखते हो, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हो, ये सारी चीजें आपने बतानी है। सही, तो ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हेडिंग आपकी बनेगी यहां पे, ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अमोनिया NH3 फॉर्मेशन। NH3 फॉर्मेशन में ऑप्टिमम कंडीशन क्या होने वाली है, इसका हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सही है, तो पहले जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो है प्रेशर शुड बी 200 ATM, 200 ATM से लेकर 300 ATM तक होना चाहिए। सेकंड नंबर में टेम्परेचर शुड बी, और टेम्परेचर होना चाहिए तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर शुड बी
400 डिग्री सेल्सियस। थर्ड नंबर में कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है जब आप अमोनिया बना रहे होंगे, सही है। तो आयरन फ्यूज्ड विद Fe यानी कि आयरन फ्यूज्ड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इस चीज को आप यूज करोगे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। और फोर्थ नंबर पे जब आप रिएक्शन करवाओगे नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाओगे तो वहां से आप ना अमोनिया लगातार निकालते रहना, कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ NH3 अमोनिया को लगातार यहां से निकालते रहो। ये था जी हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशन का टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए, सही, कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करना है और लगातार आपने इस रिएक्शन में अमोनिया को निकालते रहना है। चलिए जी अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन दिया गया, आपने ये बताना है कि अगर मैं इस रिएक्शन पे प्रेशर को बढ़ा दूं और टेम्परेचर बढ़ा दूं, ये दो चीजें बढ़ाने से इस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, सही। तो ये दो चीजें एक्चुअल में पूछी हुई हैं। तो पहले मैं लिखूंगा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। तो इसे पता क्या करना, आपने ऊपर से उठा के सारा लिख देना। ये लिखा होगा मैंने यहां पे, हाँ ये सही। अमोनिया फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इतने, प्रोडक्ट इतने हैं। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सही है। और यही वाली चीजें सारी की सारी उठा के यहां पे लिख देनी है। मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने दिया हुआ है, यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्ट उठाना है, यहां पे लिख देना है। अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर जब हम इस तरह हीट लिखते हैं तो अगर साथ माइनस आ जाए तो इस माइनस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब कि इस रिएक्शन में हीट निकलती है, इस रिएक्शन में हीट निकलती है। अगर हीट निकल रही है, रिएक्शन खुद ब खुद ही गर्म हो रहा है, रिएक्शन मिक्सचर खुद ब खुद ही गर्म हो रहा है, अगर हम किसी तरीके से उसको ठंडा करें तो रिएक्शन मजीद आगे की तरफ जाएगा, रिएक्शन मजीद आगे की तरफ जाएगा। मतलब रिएक्शन में हीट खुद ब खुद पैदा हो रही है, हमने क्या करना, उस हीट को निकालते रहना। मतलब निकालें कैसे, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, बर्फ में रख दो, सही है। अगर हम किसी तरीके से टेम्परेचर को कम कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सही है। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अमोनिया के सिंथेसिस एक्चुअल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को कम करें, डिक्रीज द टेम्परेचर मतलब ठंडा करें, then the reaction will move, ये मूव करेगा, जाएगा आगे की तरफ, we move in forward direction, forward डायरेक्शन, ये आगे की तरफ जा रहा होता है। ये था कि हमारे पास टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, सही है। अच्छा अब हमने क्या किया जी, यहां पर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन विल मूव डिक्रीज, लेकिन क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में उसने डिक्रीज नहीं कहा, उसने कहा इंक्रीज करे। तो इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सही है। चलो ये वाली बात, तो चलो मैं यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे करें, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इंक्रीज करना है। लेकिन डिक्रीज के साथ भी आपको बताओ, इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन।
पीछे की तरफ रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि रिएक्शन बजाते खुद एक्सोथर्मिक उसमें हीट पैदा हो रही है, और अगर आप खुद भी इसको उसको गर्म करोगे और हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चंद एक बातें जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, तो ये सारी की सारी बातों को ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप इसी तरह लिख लो, इसको नोट्स बना लो, तो क्योंकि ये चीज़ अभी अभी पढ़ी है ना, तो आपके लिए याद करना आसान रहेगा। नहीं तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपको A+ कॉलेज केमिस्ट्री स्कॉलर, ये मुख्तलिफ की बुक्स हैं, उनके ऊपर मिल जाएंगे, उनके ऊपर आंसर भी लिखे हुए हैं, सही है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देखिएगा और वहाँ से भी इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर वो याद कर सकते तो बेहतरीन बात है, अगर नहीं याद कर सकते तो कम से कम ये वाली जो बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं एक्सप्लेन करके कोशिश करो ये वाली सारी की सारी बातें याद कर लो। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।